हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर को। साइंस पे आधारित यह वीडियो है जिसमें हम लोग पहले फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सबसे कम स्कोर इसी में बच्चे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टिपिकल सवाल और थोड़े हार्ड भी पूछे जाते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में। तो आप इससे बच के और सिलेक्शन की राह तय कर पाएँ, यह शायद मुश्किल होगा थोड़ा। तो हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए और जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, वो काफ़ी समय से लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी को एक नई ऊँचाई प्रदान करें इस वीडियो को पूरा देखकर। इसके पहले 12 वीडियो को कवर किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही अधिक से अधिक वीडियो मिल सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज़्यादा बात ना करके अपने क्वेश्चन पे। और समय का ही सब कुछ है हो इम्पोर्टेंस। तो हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पे क्योंकि इसके पहले हम 850 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 851 नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए जान लीजिए कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तरंग का वेग जो होता है, तरंग तरंग का जो वेग होता है v इज इक्वल टू वो होता है यन इंटू लैम्डा। तो कह रहा है कि क्या इसमें बढ़ रहा है, तरंग की आवृत्ति बढ़ रही है अर्थात यन का मान बढ़ रहा है। तो लैम्डा पर क्या असर होगा, तो यह क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी के बराबर है। तो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तभी तो वैल्यू नियत रहेगी। तो इसमें यदि यन बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप। तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, अर्थात तरंगदैर्ध्य घटेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे और प्रयोग उनके बताने हैं आपको। तो कह रहा है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि रेडियो तरंगे। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं वह कहाँ पे प्रयोग की जाती हैं, तो सेलुलर फ़ोन में प्रयोग की जाती हैं। और सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं वह विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, राडार प्रणाली में इसका सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। फिर कह रहा है कि अवरक्त किरणों। तो अवरक्त किरणें आप जो टीवी में और रिमोट में, टीवी के रिमोट में आप प्रयोग करते हैं वह तरंगे होती हैं। तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में अवरक्त किरणें होती हैं। गामा किरणें कौन होती हैं, तो कैंसर कोशिकाओं की दवा के लिए प्रयोग की जाने वाली किरणें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पी का थर्ड किस में दिया है, चौथे डी और सी में दिया है। फिर कह रहा है कि अ, फिर कह रहा है कि यस का चौथा। तो यस का चौथा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पी का 3 और यस का 4 इसी में दिया हुआ है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उपकरण को संकेत देता है और नियंत्रित करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा होता है। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि टीवी के टेलीविजन रिमोट में कौन सी होता है, तो अवरक्त होते हैं। कौन होता है, तो आपको याद कर क्या रखना है कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में होते हैं। तो कण कैसे होते हैं, तो समांतर होते हैं। अनुदैर्ध्य में आपको याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण के संचरण की दिशा होती है इसी तरह आगे बढ़ती जाती है, मतलब कि क्या होते हैं, तो समांतर होते हैं। जबकि अनुप्रस्थ में ऐसे 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 श्रृंग और गर्त बनते हुए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे कि कब समांतर, तो अनुदैर्ध्य में। अगला कह रहा है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तो समांतर होते हैं।
फिर कह रहा है कि बिरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है, तो कैसा होता है, तो निम्न होता है। यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि यदि तापमान जहाँ अधिक होता है तो वहाँ हवा का दबाव निम्न होता है और वहाँ बिरलीकरण की घटना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि संपीड़नों द्वारा उस स्थान पर होता है जहाँ वायु क्या होती है, तो उच्च दाब पर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे विरलन बता रहा था, संपीड़न बता रहा है। संपीड़न में उच्च दाब पर वायु होती है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्यों को दर्शाता है, इस तकनीकी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चित्र देखते ही हर कोई बता सकता है कि यह अल्ट्रासोनिक चीज़ है। मतलब पराश्रव्य तरंगों में कौन आता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसकी तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति ज्ञात क्या है। तो हिलने की आवृत्ति, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कि आवृत्ति यन इज इक्वल टू, तो हम लोग देखेंगे कि यन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, यन इज इक्वल टू हमारा होता है जो तरंगों की चढ़ाव की गति है वो होती है ऊपर, 25 ऊपर हो जाएगा। और जो तरंगदैर्घ्य होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा नीचे 125। तो हम लोग तो आवृत्ति निकाल लेंगे। नहीं तो आपको नहीं याद आ रहा है तो यह वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, नीचे दिया हुआ है कि तरंग की गति अर्थात जो तरंग के हिलने या सॉरी तरंग के चलती तरंगों के चढ़ाव की गति जो है, तो तरंग की गति भी इज इक्वल टू यन इंटू लैम्डा से निकाल लेंगे। तो यन का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो 25/125 कर देंगे और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। अगला देखेंगे, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा हो, तो वही 1 आप जानते हैं कि यन इज इक्वल टू, आवर्तकाल पूछ रहा है ना, तो टी इज इक्वल टू 1/n होता है। टी आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 1/n। तो 1/n को वाले फार्मूले पे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 सेकेंड 0.02 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लगाया भी है। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि कण विक्षोभ के प्रकार की कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है। तो ऊपर और नीचे कौन जाता है, वो अभी तो आपने देखा था कि अनुदैर्ध्य में सीधे तरंगे चलती हैं, तो अनुप्रस्थ में ही चलेंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर और नीचे। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो वही यन इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि यन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, या टी इज इक्वल टू 1/n होता है। तो अब इसको वो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा ऊपर 100/4 हो जाएगा। 100/4 को जब हम लोग काट करेंगे तो 25 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं। तो ये लहरें अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं। मतलब कि सीधा उसी दिशा में बढ़ती हैं जिधर विस्फोट हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो है वही क्या है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है, मतलब सीधे चलती है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है इसका, मतलब यहाँ पे सही जवाब है। कह रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिसकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग की ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। तो नाव के हिलने की आवृत्ति के लिए हम लोग फार्मूला देखते हैं कि तरंग का ऊपरी सिरा से 100 मीटर है और तरंग के वेग जो है, ऊपरी सिरे का वेग जो है 25 है। तो इसके लिए फार्मूला होगा आवृत्ति, नाव के हिलने की जो आवृत्ति होगी वह तरंग के सिरों का वेग और बटे तरंग का ऊपरी सिरा। तो हम लोग 25/100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.025 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि
किसी अनु किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो विलयन विलयीकरण की प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन की प्रक्रिया शामिल है? तो किन में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगों में, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन की प्रक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्ध्य होना, अच्छा संपीड़न विलयन पूछ रहा है ना, स्ट्रिंग और गर्द थोड़ा ना पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलेंगे आगे। कह रहा है कि एक तरंग का वेग भी, आवृत्ति एफ तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा हो? तो भी इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि एफ फॉर्म में लैम्डा हो जाए, एफ इंटू लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था तरंग का संख्या या तरंग की गति इज इक्वल टू आवृत्ति गुणे लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आवृत्ति और कालावधि मतलब समय अंतराल में क्या संबंध है? तो टी इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि 1 में न्यू कहिए या तो यन कहिए, मतलब आवृत्ति को न्यू से दर्शाया है यहाँ पे। कह रहा है कि अगला 870 कह रहा है कि एक माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.45 मीटर। क्यों, कैसे आएगा? तो आप जानते हैं कि आवृत्ति दे दिया है और गति दे दिया है, तो भी इज इक्वल टू मतलब 380 इज इक्वल टू 840 और गुणे लेमडा, लेमडा निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा कितना हो, तो 0.45 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हो? कि तरंग लेटर लैम्डा उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा में दर्शाया जाता है। अभी तो आपने पढ़ा था ना, लैम्डा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंग क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं कि अनुदैर्ध्य? तो अनुदैर्ध्य होती हैं ध्वनि तरंगे, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा हुआ। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं और जबकि प्रकाश तरंग कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती, तो कौन वो मात्रा है? हो तो ऊंचाई कहाँ तरंग में आता है? हो ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब है, मतलब यही इसमें भरा जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए वेग पर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो ऊपर आपने देखा था तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति हो जाएगी हमारा 22,600 हर्ट्ज। अब ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दिया है, देखिए तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो ये आ जाएगा 1.5 और बटे 100, 1.5 बटे 100 आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। और ध्वनि की तरंग दिया है 339 में 1.5 बटे 100 का भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, और काट पीट के जब लेके आएंगे तो 22,600 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की लंबाई यल है तो उनकी तरंग दैर्ध्यों को व्यक्त किया जाता है। दो शीर्षों के बीच की लंबाई यल है, शीर्ष और गर्त तो वही वाली बात कर रहा है, तो उनके बीच की लंबाई यल है तो उनकी तरंग दैर्ध्य व्यक्त करिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यल द्वारा। तो उनकी तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? यल द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से क्या बढ़ती है वो, तो इसको हम लोग देखेंगे। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से कहाँ गया, हाँ, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, आवृत्ति और पिच बढ़ेगा। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से क्या बढ़ती है, तो आयाम, ध्वनि से आयाम बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है। तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो इसमें कंपनों की संख्या और बटे टी कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, 40 बटे 2.5। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 16 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि तरंग का आयाम होता है। तो तरंग का आयाम क्या होता है, तरंग के माध्यम द्वारा एक स्थान से किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, चाहे ऊपर की तरफ कोई की गई हो चाहे नीचे की तरफ, उसी को तरंग का आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो इसके मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जितना है उसी को आयाम कहते हैं। कह रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं। तो वो बस अभी बताया था, जितने शिखर और गर्त बने उसे ऊपर और सेकंड को नीचे। तो 40 बटे 0.3 सेकंड कर देंगे। तो आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.333 या सॉरी 133.33 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आवृत्ति में प्रकट की जाती है, आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाई गई घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। आवृत्ति किस में, तो पूछ रहा है कि हर्ट्ज में मापी जाती है, बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं है उसमें क्वेश्चन में। कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप ही आपने पढ़ा था, संपीड़न कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त की दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य होगी तो 2 यल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। श्रृंग और गर्त के मध्य की दूरी यल है, तो दोनों यल यल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 यल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तो किसकी सर्वाधिक होती है, तो 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा हमारा 50। क्योंकि कितना, तो 20 बटे आप क्या कर देंगे, अभी आपको बताया था कि तरंगों की जितनी संख्या होगी उसे ऊपर और सेकंड को नीचे, 20 बटे 4 कर देंगे तो काटेंगे तो 200 बटे 4 आ जाएगा। 4 को कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे 200 को तो 50 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत 0.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की उस तरंगों से उत्सर्जित करता है। तो तरंग की 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि देखेंगे, फिर कह रहा है कि एक तरंग गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। तो आयाम कहा जाता है। अभी तो आपने ऊपर बताया था मैंने आपको, आयाम कहा जाता है जितना गर्त और श्रृंग बनाए। कह रहा है कि किसी आयाम के घनत्व कि एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो उसे तरंग का समय काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तरंग का समय काल, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा कर रही तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। तो समय अंतराल पूछ रहा है, तो इसमें चाल का कोई काम नहीं है। तो हम 1 बटे क्या कर देंगे, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1/n होता है, तो एन की जगह 20 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.04 सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं के भेदन हेतु
जहाज जहाज अड्डों पर या हवाई जहाज अड्डों पर किस पर तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इतना जान लीजिएगा। तो किसी से मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड पूछ देगा तो आप इन चारों चारों में परेशान हो जाएंगे कि होगा कौन। तो याद रखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? तो गामा की। याद रखेंगे। एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन खोजा है, खोजकर्ता। कि गामा किरणों की खोज बेकुरल ने, यक्स किरणों की रोटजन ने, पराबैंगनी की रिटर ने, दृश्य की न्यूटन ने, और रक्त की हर्सले ने, और लघु रेडियो तरंगे की हेनरिक हर्टज ने, और दीर्घ की मार्कोनी ने। एक खोज करने वालों को पूछ सकता है, इतना याद रखिएगा। देखिए पूछ भी दिया है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि दृश्यमान विकिरण की खोज अभी आपने देखा था आइजैक न्यूटन। मार्कोनी ने किसका? तो दीर्घ रेडियो तरंग का। रोंटजन ने किसका किया था? तो एक्स किरणें का। हेनरी बेकुरल ने किसका किया था? तो गामा किरणों का। ऐसे याद रखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है पराबैंगनी किरण। कोई भी बता सकता है कि पराबैंगनी किरणें सूर्य द्वारा उत्सर्जित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो कौन है? तो आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच संबंध है। तो क्या होता है? तो भी इज इक्वल टू एन लेमडा। आवृत्ति न्यू वो दिया है, भी जैसा लिख दिया है, लेकिन आवृत्ति न्यू है वो। तो न्यू गुड़े लेमडा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी, भी इज इक्वल टू लेमडा और एन आवृत्ति के लिए। अगला देखेंगे हम लोग कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है। तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि भी इज इक्वल टू मतलब 36 इज इक्वल टू 50 और गुड़े लैम्डा। तो लैम्डा निकालेंगे तो 36/50 हो जाएगा। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.72 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही। यदि आप को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्त। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार आपके लिए नौकरी ज़रूरी है, उसी प्रकार एक टीचर के लिए, एक वीडियो क्रिएटर के लिए उसका सब्सक्राइबर, उसकी लाइक, उसकी जनता ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़।